मैं उस दुखद तरीके से फिट होने वाले सूट में किसी तरह घुसा और उस लड़की से शादी कर ली, जिसके फोन में शायद मेरा कॉन्टैक्ट अभी भी हस्बैंड सब्जेक्ट टू चेंज नाम से सेव्ड होगा। रिश्तेदार और दोस्त पीछे से मेरा मजाक उड़ाते थे, बोलते थे मैं बस एक गोल्ड डिगर हूँ जो अपनी औकात से बहुत ऊपर पंच मार रहा है। लोग फुसफुसाते थे कि विवियन के फर्स्ट लव के छोड़कर जाने के बाद मैं बस उसका टेम्पररी रिप्लेसमेंट हूँ। शादी की पहली रात ही उसने क्लासिक मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए वाला कार्ड खेल दिया और अलग रूम में जाकर सो गई। हमारा सो कॉल्ड शेयर्ड घर भी उसके लिए बस एक फ्री होटल था। वर्क का एक्सक्यूज देकर वो अपने ही घर को घोस्ट कर देती थी। कभी कभी आधा महीना तक वापस नहीं आती थी, लेकिन मैंने कभी ड्रामा नहीं किया, कभी टंट्रम नहीं फेंका। मैं बस अपनी पूरी जान लगाकर उसे अच्छा ट्रीट करता रहा। फिर 1 महीने पहले सब बदल गया। उस रात विवियन का फर्स्ट लव विदेश से वापस आया था और मैंने गलती से उसे लाल आंखों के साथ विवियन से पूछते हुए सुन लिया, अब जब मैं वापस आ गया हूँ क्या तुम अभी भी मुझे एक घर दोगी? विवियन कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने फर्मली जवाब दिया, हाँ दूंगी। और उसी पल मुझे समझ आ गया, हस्बैंड होने वाला मेरा फ्री ट्रायल खत्म हो चुका था। अब सीट वापस करने का टाइम आ गया था। क्या तुम सच में विवियन को विदेश जाने दोगे? शांत कैफे के अंदर मैंने हाथ में पकड़ा स्पून नीचे रखा और सामने बैठे इंसान की तरफ देखा। मेरा बेस्ट फ्रेंड सैम ऐसे दिख रहा था जैसे उसके दिमाग ने अभी अभी ब्लू स्क्रीन मार दिया हो। मैंने शांत आवाज में कहा, हम दोनों का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। क्या डिवोर्स? इतनी अचानक न्यूक्लियर लेवल की खबर सुनकर उसका दिमाग हिल गया। अगले ही पल वो मेरी तरफ से गुस्से में फट पड़ा। विवियन सच में मान गई। भाई तूने पिछले 3 साल उसे क्वीन की तरह ट्रीट किया है। पत्थर भी होता तो अब तक पिघल जाता। उसके अंदर सच में तेरे लिए जीरो फीलिंग्स हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया, मेरी आंखें थोड़ी कांपी। सच कहूं मुझे खुद नहीं पता उसने ध्यान से एग्री किया भी था या नहीं। आधा महीना पहले मैंने उसे डिवोर्स पेपर्स दिए थे। वो फोन पर बिजी थी, बिना एक शब्द सुने ब्लाइंडली साइन करके निकल गई। उसके बाद उसने एक सवाल तक नहीं पूछा। अब बस और आधा महीना वेट करना है, डिवोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा और मैं ऑफिशियली फ्री हो जाऊंगा। मैं आगे कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे से एक जेंटल फीमेल वॉइस आई, तुम दोनों की बात खत्म हो गई। हमने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। एलिगेंट ब्लैक ड्रेस पहने विवियन हमारी तरफ लंबी चाल में आ रही थी। सैम अभी भी गुस्से में जल रहा था। वो सीधे उससे सवाल करने को तैयार था, तुम दोनों का डिवोर्स हो गया ना, फिर यहाँ क्यों आई हो? मैंने उसका हाथ दबाकर शांत किया और सिर हिलाया। असल में बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा उसके साथ राइड ले लूं, रास्ता सेम है। फिर मैं हल्का सा मुस्कुराया। सैम को बाय बोलकर मैं अपना बैग उठाकर विवियन के साथ निकल गया। वापस आते वक्त बाहर बारिश टूटकर गिर रही थी, लेकिन कार के अंदर मौत जैसी खामोशी थी। इतने साल पहले गलती से शादी हुई उस हस्बैंड के सामने विवियन कई बार होंठ खोलकर कुछ बोलने की कोशिश करती रही। शायद वो ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ने के लिए टॉपिक ढूंढ रही थी, लेकिन उसे याद आया कि वो आधा महीना घर ही नहीं आई और फिर वो वापस चुप हो गई। आखिर काफी देर बाद उसे अचानक कुछ याद आया, बेन आधा महीना पहले जो डॉक्यूमेंट तुमने साइन करवाया था वो क्या था? मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी उसका फोन बज उठा। विवियन मैंने बहुत पी ली है, मेरा सिर फट रहा है, क्या तुम मुझे पिक करने आ सकती हो? विवियन ने स्टीयरिंग व्हील इतनी कसकर पकड़ा कि उसकी नकल सफेद पड़ गई। चैड मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी शादी हो चुकी है। दूसरी तरफ कुछ पल की चुप्पी रही, फिर आवाज आई, तो क्या हुआ अगर शादी हो गई? उस शादी में ग्रूम तो मुझे होना चाहिए था। उसकी वो केयरलेस एरोगेंट टोन सीधे नसों में चुभ गई। हमारी 3 साल की शादी में मैंने विवियन को हमेशा काम, कोल्ड, कंपोज देखा था। ये पहली बार था जब मैंने उसे कंट्रोल खोते देखा। उसने इतनी जोर से ब्रेक मारी कि टायर सड़क पर चीख उठे और मेरी आत्मा ऑलमोस्ट विंडशील्ड से बाहर निकल गई। तो आ रही हो या नहीं? दूसरी तरफ अचानक खामोशी छा गई। फिर धीमी आवाज आई, सॉरी अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कॉल कट गया, लेकिन विवियन का एक्सप्रेशन बेहतर नहीं हुआ, वो और डार्क हो गया। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर एग्रेसिवली टैप कर रही थी। काफी देर बाद उसने आखिर हार मानते हुए सही किया और मैसेज टाइप किया, एड्रेस भेजो। लोकेशन स्क्रीन पर आते ही उसने गिल्टी नजरों से मेरी तरफ देखा। मुझे एग्जैक्टली पता था वो क्या बोलने वाली है, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो जाओ, मैं कैब लेकर घर चला जाऊंगा। मुझे अम्ब्रेला लेकर बारिश में उतरते देख विवियन ने धीरे से कहा, काम खत्म होते ही मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैंने बस सिर हिला दिया। मैं बारिश में खड़ा उसकी कार की दूर जाती सिलुएट देखता रहा और मेरी आंखों में इमोशंस का अजीब सा स्टॉर्म घूमता रहा। उस भारी बारिश के बीच मैंने विवियन को एक टेक्स्ट भेजा, जिस डॉक्यूमेंट के बारे में तुम पूछ रही थी वो मेरे साइड वाले ग्लव कंपार्टमेंट में रखा है, अगर जानना है तो खोल कर पढ़ लेना। घर पहुंचने के करीब आधे घंटे बाद आखिर उसका रिप्लाई आया, सिर्फ एक लाइन, जरूरत नहीं, तुमने जो भी साइन करवाया होगा उससे मुझे कभी नुकसान नहीं होगा। बारिश पूरे दिन बरसती रही और अगले दिन शाम तक भी नहीं रुकी। मैं पूरा टाइम घर पर ही पड़ा रहा। फोन उठाकर देखा तो चार्ट ने नई 9 फोटोज डाल रखी थी। याच वेकेशन वाला पूरा फोटोशूट, हर एंगल परफेक्टली कैप्चर किया गया था और हर फोटो में बड़ी सबकी एक लड़की का पतला सा हाथ दिख रहा था। मुझे पता था वो विवियन थी और ये भी पता था कि चर्ड ने जानबूझकर वो फोटोज पोस्ट की थी। लेकिन ऑनेस्टली अब मुझे इस चीप हाई स्कूल लेवल ड्रामा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अभी डिनर बनाकर खत्म ही कर रहा था कि पीछे से विवियन की आवाज आई, तुम्हें तो स्वीट्स पसंद नहीं है ना? फिर अचानक केक क्यों खरीदा? विवियन चलते हुए मेरे पास आई और मेरे सिंपल डिनर को देखकर हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। आज तुम्हारा बर्थडे है, भूल गए क्या? इतना बेसिक खाना क्यों खा रहे हो? केक पर लिखा 24 देखकर भी मेरे दिल में कुछ फील नहीं हुआ। मैंने बस पोलाइटली सिर हिलाकर धीरे से कहा, थैंक यू। विवियन ने कैंडल्स जलाई, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेन हम हस्बैंड वाइफ हैं, मेरे साथ इतना फॉर्मल मत हुआ करो, विश मांगो। मैंने सिर हिलाया और उठने ही वाला था कि तभी विवियन का फोन फिर बज उठा। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट देखकर मुझे बिना देखे ही समझ आ गया। कॉल किसका है?
मैं वापस बैठ गया और जैसा मैंने सोचा था 1 मिनट बाद कॉल खत्म हुई और विवियन भी चली गई। बाहर उसकी कार की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और मेरे होठों पर एक कड़वी सी स्माइल आ गई। मैंने लाइट्स नहीं जलाई, बस कैंडल्स की हल्की फ्लिकर होती रोशनी दीवार पर मेरी अकेली शैडो बना रही थी। मैंने हाथ जोड़कर अपने 24th बर्थडे की विश मांगी। मैंने विश मांगी कि मैं विवियन को पसंद करना बंद कर दूं। 3 दिन बाद टेक डिपार्टमेंट बैच 21 का क्लास रियूनियन था। मैं वहां पहुंचा तो देखा विवियन भी वहां थी और हमेशा की तरह सबके बीच किसी सुपरस्टार की तरह घिरी हुई थी। उसने मुझे देखते ही सीधे मेरे पास आकर सीट ले ली। हमें साथ बैठे देखकर पूरे रूम का एटमॉस्फेयर थोड़ा वीर्ड हो गया। मुझे पता था क्यों। कॉलेज के दिनों में सबकी नजरों में विवियन के पीछे मेरा भागना बस एक गरीब लड़के का सोशल लैडर क्लाइंब करने का डेस्परेट अटेम्प्ट था। नेचुरली सब मुझे नीचे समझते थे, लेकिन मुझे उनके मैलिशियस असम्पशंस की परवाह नहीं थी। मैं बस चुपचाप बैठा रहा। तभी क्लास प्रेसिडेंट लेट आते हुए अंदर घुसा। हाथ में एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स था। उसने सबको ग्रीट करते हुए कहा, आज तुम सबको यहाँ बुलाने के 2 रीजंस हैं। पहला, कैचअप करना, और दूसरा, याद है 5 इयर्स पहले हमने फ्यूचर सेल्फ को लेटर्स लिखे थे, टाइम अप हो चुका है, आज उन्हें साथ में पढ़ते हैं। ये सुनते ही पूरा रूम एक्साइटमेंट से भर गया। चलो इसे गेम बनाते हैं। हर कोई रैंडम लेटर पिक करेगा और जोर से पढ़ेगा। गुड आइडिया। मैं फंस जाता हूँ। क्लास का सबसे एनर्जेटिक लड़का भीड़ चीरते हुए आगे गया और पहला एनवेलप उठा लिया। आसपास बैठे गॉसिप हंग्री लोग तुरंत चिल्लाए, जल्दी खोलना। उसने गला साफ किया, एनवेलप खोला और पढ़ना शुरू किया। 5 इयर्स बाद वाले बेन के नाम। कैसे हो? मैं ये लेटर धूप के नीचे बैठकर लिख रहा हूँ। मुझे नहीं पता जब तुम इसे पढ़ोगे तब सीन कैसा होगा, मूड कैसा होगा, लेकिन मैं अपने अभी वाले फीलिंग्स तुम तक पहुंचाना चाहता हूँ। पहला पैराग्राफ खत्म होते ही पूरा रूम अचानक डेड साइलेंट हो गया। फिर धीरे धीरे सबकी नजरें मेरी तरफ शिफ्ट होने लगी। फोन चलाती हुई विवियन भी रुक गई और सरप्राइज से मेरी तरफ देखने लगी। मेरा चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन लेटर के कंटेंट सोचकर दिल हल्का सा कांप गया। वो लड़का मुझे देखकर मुस्कुराया और आगे पढ़ने लगा। इस साल तुम 19 के हो। तुम्हें विवियन पसंद है, लेकिन उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं है। ऑनेस्टली अगर उसे पता भी चल जाए तब भी कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि उसके दिल में पहले से कोई और है। ये सीक्रेट क्रश शुरू से ही डूम्ड है। शायद तुम मुझसे पूछो, अगर पता एंड नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे उसका यूथफुल चार्म पसंद है। भीड़ के बीच बिना डरे आगे बढ़ने की उसकी आदत पसंद है। शाम की हवा में एक्सीडेंटली मेरी गिरी हुई किताब उठाना पसंद है। कन्फेशन रिजेक्ट करते हुए भी उसका पोलाइट और सिंसियर रहना पसंद है। हर मंडे मॉर्निंग असेंबली में गर्दन दर्द होने तक पीछे मुड़कर उसे देखने वाला लड़का मैं हूँ। डांस प्रैक्टिस में उसके चोटिल होने की खबर सुनकर तूफान में मेडिसिन छुपाकर उसकी डेस्क में रखने वाला लड़का भी मैं हूँ। पूरी रात डायरी में उसका नाम लिखने वाला लड़का भी मैं हूँ। शायद इस जिंदगी में उसे कभी मेरा नाम तक याद न रहे, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि सीक्रेट क्रश हमेशा से एक मेसी वन मैन वॉर होती है। लेटर खत्म होते ही रूम इतना शांत हो गया कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। विवियन पूरी तरह फ्रीज हो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अचानक वो साल फ्लैशबैक की तरह लौट आया। वो शादी जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहती थी। उसे याद आया कैसे सबके मॉकिंग और स्ट्रेंज स्टार्स के बीच बिना एक सेकंड हेजिटेट किए जो इंसान उसके साइड में आकर खड़ा हुआ था वो मैं था। और पहली बार उसे समझ आया कि मैंने उससे शादी क्यों की थी। लोग जैसा बोलते थे वैसा सोशल लैडर क्लाइंब करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इतने सालों से उसे सीक्रेटली प्यार करता था। उसी पल उसका दिल जो इतने सालों से स्टैग्नेंट पड़ा था अचानक तेज धड़कने लगा। इमोशन से ओवरवेल्म होकर वो मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही चढ़ का कॉल आ गया। विवियन, मैं क्लब के नीचे फंसा हुआ हूँ। डेट कलेक्टर्स ने रास्ता रोक लिया है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विवियन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल गया। वो अचानक चेयर से उठी और बिना कुछ सोचे सीधे नीचे की तरफ भाग गई। नीचे पहुंचते ही उसने उन एग्रेसिव गुंडों के ग्रुप को देखा और तुरंत अपने लोगों को लेकर उन पर टूट पड़ी। उस वक्त उसके पंचेस में सिर्फ गुस्सा नहीं था, प्योर रेज था। वो इतनी रूथलेसली मार रही थी कि कुछ ही पंचेस में लोग खून थूकने लगे। तभी कुछ लड़के भागते हुए आए और जल्दी से चैड को पीछे प्रोटेक्ट करने लगे। विवियन ने पास पड़ा आयरन पाइप उठाया और पूरी ताकत से एक थूक के हाथ पर दे मारा। अगले ही सेकंड उसकी चीख हवा में गूंज उठी। मैं भी जल्दी जल्दी नीचे भागकर पहुंचा और ठीक उसी सीन को अपनी आंखों से देखा। उस आदमी का खून से लथपथ ऑलमोस्ट क्रिपल्ड हाथ देखकर मैं कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। फिर इंस्टिंक्टिवली मेरी नजर विवियन पर गई। मैंने देखा वो चैड को प्रोटेक्ट करते हुए वहां से बाहर ले जा रही थी। कुछ सेकंड्स पहले जो लड़की रूथलेस और टेरिफाइंग लग रही थी वही अब उसे सॉफ्टली कंफर्ट कर रही थी। उसकी आवाज जेंटल हो चुकी थी, मूवमेंट्स केयरफुल हो चुके थे। ये वो केयर थी जो मुझे कभी नहीं मिली। मैंने चुपचाप अपनी आंखें नीचे कर ली, दिल के अंदर उमड़ते इमोशंस को दबाया, खुद पर हंस पड़ा और क्वाइटली वापस घर की तरफ मुड़ गया। सुबह होने के करीब विवियन वापस लौटी। मुझे सोफा पर चुपचाप बैठा देखकर उसे आखिर याद आया कि एक्सप्लेनेशन भी देना चाहिए। आज सब क्लासमेट्स थे। चढ़ की हालत देखकर इग्नोर नहीं कर सकती। मेरे अंदर इतना भी एनर्जी नहीं बचा था कि ऑब्वियस बातों को एक्सपोज करूं। मैंने बस धीरे से कहा, पजामास उठाए और बाथरूम में चला गया। आधे घंटे बाद मैं बाल सुखाते हुए बाहर निकला। तभी देखा विवियन मेरा फोन हाथ में लेकर अजीब एक्सप्रेशन से खड़ी थी। बेन, तुमने अचानक प्लेन टिकट क्यों खरीदी? एक सेकंड के लिए मैं चौंक गया, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया और फोन वापस ले लिया। शायद किसी एयरलाइन का प्रमोशनल स्पैम होगा। विवियन और पूछना चाहती थी, लेकिन मेरी रिलक्टेंस देखकर उसने अपने सवाल निकल लिए। उसने फोन नीचे रखा, हल्का सा सिर हिलाया और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी मैंने उसे रोक लिया और कैबिनेट से फर्स्ट एड किट निकाल ली। तुम्हारी बैग पर ग्लास से कट लगा है, मैं क्लीन कर देता हूँ। विवियन कुछ सेकंड रुकी, फिर सरप्राइजिंगली ओबीडियंट होकर सोफा पर बैठ गई। उसने जैकेट उतारी और उसकी बैग पर कुछ कट्स दिखाई दिए। वुंड्स डीप नहीं थे, लेकिन पीछे होने की वजह से किसी ने नोटिस नहीं किया था। शायद उसे भी उम्मीद नहीं थी कि नोटिस करने वाला इंसान मैं होऊंगा। वो चुपचाप मुझे कॉटन स्वैब से उसके घाव डिसइंफेक्ट करते हुए देखती रही। फिर अचानक आज वाला लेटर याद करके उसने सिर उठाया। आज उस लेटर के बारे में
शावर के बाद ऑइंटमेंट लगा लेना। मैंने स्मूथली उसकी बात काट दी, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। अगली बार स्ट्रीट फाइट करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना, खुद को हर्ट मत करना, क्योंकि अगली बार मेडिसिन लगाने वाला कोई आसपास नहीं होगा। विवियन का दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। शायद उसे समझ ही नहीं आया मैं क्या बोल गया। उसने कंफ्यूज्ड होकर मेरी तरफ देखा। क्या कहा तुमने? मैंने सिर हिलाया, बैंडेज सिक्योर की और बेडरूम की तरफ चला गया। जब तक मैं हेयर ड्राई करके निकला, विवियन भी शावर लेकर बाहर आ चुकी थी। इस बार उसने खुद आगे बढ़कर मेरी वेस्ट पकड़ ली, टिपटो पर खड़ी होकर मुझे किस करना चाहा, लेकिन मैंने अपना चेहरा साइड में घुमा लिया और उसका गर्म किस अवॉइड कर दिया। आज तबीयत ठीक नहीं है, मैंने फ्लैट टोन में कहा। जल्दी रेस्ट करना चाहता हूँ। विवियन ने फोर्स नहीं किया, उसने बस लाइट्स बंद की और क्वाइटली मेरे बगल में लेट गई। अगली सुबह मौसम सरप्राइजिंगली अच्छा था। मैं वॉशरूम में रेडी हो रहा था, तभी नीचे से काफी शोर सुनाई दिया। मैं बाहर आया तो देखा चार्ड पूरे ग्रुप के साथ अंदर घुस चुका था। विवियन दरवाजे के पास खड़ी थी, उसके चेहरे पर फिर वही यूजुअल इरिटेशन लौट आई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चार्ड कुछ बोलता उससे पहले ही उसके ब्रोज हंसते हुए आगे आ गए। कल विवियन ने चार्ड को सेव किया ना, तो वो पर्सनली आकर थैंक यू बोलना चाहता था। बात खत्म होते ही चार्ड ने मैजिशियन की तरह पीछे से ह्यूज बॉके निकाला, साथ में एक एक्सपेंसिव लुकिंग गिफ्ट बॉक्स भी। विवियन, कल हेल्प करने के लिए थैंक यू, ये बस छोटा सा अप्रिशिएशन गिफ्ट है। विवियन ने हाथ बढ़ाकर गिफ्ट नहीं लिया, लेकिन उसका एक्सप्रेशन नोटिसेबली सॉफ्ट हो गया। ये देखकर चार्ड ने कैजुअली वो बॉके मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसकी आवाज में बेसिक मैनर्स तक नहीं थे। ये जूलियट रोजेस हैं, विवियन के फेवरेट, जरा इन्हें वासे में लगा दो। विवियन की आईब्रोज हल्की सी कुड़ी, उसकी आवाज ठंडी हो गई। जो चीजें तुम्हें पसंद है उन पर मेरा नाम मत लगाओ, और बेन मेरा हस्बैंड है, उसे सर्वेंट की तरह ऑर्डर मत दो। पूरा एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली फ्रीजिंग कोल्ड हो गया, लेकिन रूम में एक इंसान ऐसा था जिसका एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला, और वो मैं था। मैंने हाथ में पकड़े रोजेस को देखा। जूलियट। हाँ, पहली बार ये नाम सुन रहा था, तो असल में चार्ड को ये पसंद थे। अब समझ आया विवियन ग्रीन हाउस में इस ब्रीड को ग्रो करने पर इतना पैसा क्यों खर्च करती थी। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बोके पास खड़ी मेड को पकड़ा दिया और कैमली इंस्ट्रक्शंस दिए, सेकंड फ्लोर वाले डिस्प्ले कैबिनेट से कुछ वासेस ले आओ। चार्ड ने मुझे हिडन मीनिंग वाली नजरों से देखा। मैंने प्रिटेंड किया कि नोटिस ही नहीं किया और अपना ब्रेकफास्ट लेकर बालकनी में चला गया। ग्लास विंडो के पार से लिविंग रूम की हर आवाज साफ सुनाई दे रही थी। विवियन, ये वही पेपर क्रेन है ना जो मैंने एलिमेंट्री स्कूल में फोल्ड किया था? तुमने इसे क्रिस्टल बॉक्स में इतनी केयरफुली क्यों रखा है? तुम्हें ये इतना पसंद है? कल मैं पूरा बॉक्स गिफ्ट कर दूंगा। और ये वही मेपल लीफ है ना जो हमने शंगुन माउंटेन से उठाया था? तुमने इसे बुकमार्क बनाकर अभी तक संभाल कर रखा है। चैड की ओवर ड्रामेटिक आवाज पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी, जैसे कोई पुरानी बेरी ट्रेजर डिस्कवर कर ली हो। उसकी बातें सुनते ही मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं पहली बार इस विला में शिफ्ट हुआ था। उस वक्त मैंने विवियन से इन चीजों के बारे में पूछा था। उसने कैजुअली जवाब दिया था, किंडरगार्टन वाले छोटे कजन के गिफ्ट्स हैं, इसलिए रख दिए। और मैं भी कितना बेवकूफ था, उसकी बातों पर इंस्टेंटली बिलीव कर लिया। उसकी आंखों में छुपे कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस मैंने देखे ही नहीं। वो मिक्सचर था लव का, लिंगरिंग अटैचमेंट का, और उस बिटरनेस का जो किसी अधूरी कहानी के बाद बच जाती है। साफ था ये सब उनकी ग्रेट रोमांस की लेफ्टओवर्स थी। पूरा सुबह का माहौल नॉइजी और कैओटिक बना रहा। आखिर में चार्ड ने खुद ट्रीट देने का ऑफर किया। विवियन ने तुरंत मना कर दी, जरूरत नहीं, तुम बहुत कर चुके, अब प्लीज जाओ। लेकिन चार्ड ने ऐसे एक्ट किया जैसे उसने सुना ही ना हो। उसने सीधे विवियन का हाथ पकड़ा और उसे दूर की तरफ खींचने लगा। उसके ब्रोस को डर था कि वो मना कर देगी, इसलिए उन्होंने कैजुअली मुझे भी बाहर घसीट लिया। पूरा ग्रुप हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट पहुंचा। मैं वैसे भी उनके सर्कल में कभी फिट नहीं हुआ था, और ऑनेस्टली मुझे उनके सर्कस में इंटरेस्ट भी नहीं था। मैं अकेले कॉर्नर में बैठा रहा और उन्हें चीर करते, ड्रिंक करते, पार्टी करते देखता रहा। विवियन ने शायद मेरी ऑकवर्डनेस नोटिस कर ली थी। वो उठकर मेरे पास आई और मेरे लिए जूस पॉर करने लगी। मैं ग्लास लेने ही वाला था कि तभी वो अचानक खड़ी हुई और सीधा क्राउड की तरफ चली गई। उसने विस्की का ग्लास ठीक चढ़ के होठों तक पहुंचने से पहले छीन लिया। अगले ही सेकंड उसकी आवाज पूरे रूम में गूंज उठी, तुम्हें अल्कोहल एलर्जी है, फिर भी ड्रिंक कर रहे हो, मरने का प्लान है क्या? चार्ड ने इनोसेंट फेस बनाया और ब्लिंक करते हुए बोला, मुझे लगा जूस है, किसी ने हाथ में पकड़ा दिया। फिर उसने हल्का सा स्माइल किया, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ये कहते हुए उसने उसके राइट हैंड से जूस वाला ग्लास उठा लिया और आंखें कर्व होकर मुस्कुरा उठी। थैंक यू। विवियन के हाथ अनकॉन्शियसली फिस्ट में बदल गए, लेकिन आखिर में उसने कुछ नहीं कहा। वो वापस मुड़ी, मेरी तरफ आई और कैजुअली अपने हाथ का ग्लास मुझे पकड़ाने लगी। मैंने उसकी रेस्टलेस हालत देखी, फिर ग्लास में ऑरेंज कलर्ड लेकर की तरफ देखा और हाथ बढ़ाया ही नहीं। मैंने अपना बैग उठाया और धीरे से कहा, मैं ड्रिंक नहीं करता। फिर बिना उसकी तरफ देखे बोला, मैं हॉट स्प्रिंग्स में जा रहा हूँ। तभी विवियन को रियलाइज हुआ कि वो गलती से जूस की जगह लिकर मुझे देने वाली थी। उसका दिमाग इतना चैट से भरा हुआ था कि उसे बेसिक चीज तक याद नहीं रही। वो कुछ एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत जल्दी वहां से निकल गया। उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला। गर्म स्प्रिंग वाटर ने मेरे थके हुए दिमाग को धीरे धीरे रिलैक्स करना शुरू कर दिया। मैं दीवार से टिककर बैठा रहा और सामने उठती एंडलेस व्हाइट स्टीम को देखता रहा। पता नहीं कब, लेकिन मेरी आंख लग गई। शायद मैं उनके नॉइजी एंटिक्स का इतना आदी हो चुका था कि बाहर होने वाली नॉकिंग तक सुनाई नहीं दी। विवियन ने मेरा नाम कई बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर वो घबरा गई और डोर पुश करके अंदर आ गई। मुझे उस हालत में देखकर उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो जल्दी से हॉट स्प्रिंग में उतरी और मुझे संभाल कर उठाया। मैंने वो नींदी आंखों से उसे देखा। बैलेंस बिगड़ने की वजह से मेरे हाथ इंस्टिंक्टिवली उसके शोल्डर्स के आसपास चले गए। स्टीम ने पूरे माहौल को ढक लिया था। हमारी स्किन एक दूसरे को टच कर रही थी। बस एक पल के लिए एटमॉस्फेयर डेंजरसली एम्बिग्यूअस हो गया। विवियन खुद को रोक नहीं पाई। वो धीरे से टिपटो पर उठी। हमारी सांसें ऑलमोस्ट मिक्स होने वाली थी। तभी अचानक कैओटिक फुटस्टेप्स की आवाज रूम में गूंज गई।
चैट सीधे अंदर घुस आया। सामने का सीन देखते ही उसके चेहरे की स्माइल इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। उसने होंठ जोर से भींचे, आंखों में शॉक और डिसअपॉइंटमेंट छुपाने की कोशिश की, फिस्ट कस लिए और तुरंत पलटकर भाग गया। विवियन का पूरा शरीर स्टिफ हो गया। उसका पहला इंस्टिंक्ट था मुझे छोड़कर उसके पीछे भागना। वो सिर्फ एक सेंटेंस छोड़ गई। उसने गलत समझ लिया, मुझे जाकर एक्सप्लेन करना होगा। गलत समझ लिया, हम लीगली मैरिड थे। अगर कोई हमें किस करते हुए भी देख लेता तो उसमें एक्सप्लेन करने जैसा क्या था। लेकिन बात सिंपल थी, विवियन अभी भी मेंटली पास्ट में अटकी हुई थी। सबकॉन्शियसली वो अभी भी खुद को चार्ट की गर्लफ्रेंड समझती थी। इसलिए उसका पहला इंस्टिंक्ट था उसके पीछे भागना और खुद को एक्सप्लेन करना। मैं उसकी भागती हुई बैग को देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। लेकिन उसी मोमेंट मेरी आंखें लाल हो गई। मैंने टॉवल अपने अराउंड रैप किया और फ्रेश एयर लेने के लिए विंडो खोली। तभी मैंने चार्ट को बाहर स्टॉर्म करते हुए देखा। उसने एग्रेसिवली कार डोर स्लैम किया। विवियन ने उसका आर्म पकड़ लिया। दोनों की फ्रेंटिक आर्गुमेंट साफ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। बेंस हो गया था। मैं बस नहीं चाहती थी कि उसे कोल्ड लग जाए। क्या तुम्हें इतना अपसेट होना जरूरी है? चैट की आवाज तुरंत गूंज उठी। वो तुम्हारा हस्बैंड है, मुझे गुस्सा होने का भी कोई हक है। फिर तुम उसके पास वापस क्यों नहीं चली जाती? मैं तुम्हारा एक्स हूँ, फिर भी तुम्हें मुझे इतना एक्सप्लेन क्यों करना पड़ रहा है? विवियन की आवाज हल्की कांपी। चैट, क्या तुम्हें सच में ये सब बोलना जरूरी है? मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? जो बोल रहा हूँ सब सच है। और वहीं से आर्गुमेंट और अगली हो गया। रेड आइज के साथ चैट ने उसका हाथ झटक दिया, कार में बैठा और स्पीड से निकल गया। विवियन वहीं सड़क पर खड़ी रह गई, पूरे 10 सेकंड्स तक कंप्लीटली स्टन्ड। फिर वो भी जल्दी से अपनी कार लेकर उसके पीछे निकल गई। सड़क पर उठती डस्ट को देखते हुए मैं स्लोली पलटा और लॉकर रूम की तरफ चला गया। लेकिन जैसे ही क्लोज बदलकर बाहर आया, चैट के कुछ ब्रोस पैनिक में मुझे रोक कर खड़े हो गए। ब्रदर इन लॉ, गड़बड़ हो गई। विवियन और चैट का कार एक्सीडेंट हो गया। ये सुनते ही पूरा ग्रुप पैनिक में हॉस्पिटल की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही हमने विवियन को ऑपरेटिंग रूम के बाहर खड़ा देखा। उसके पूरे कपड़ों पर खून लगा हुआ था, माथे से कोल्ड स्वेट लगातार बह रहा था और उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये पहली बार था जब विवियन इतनी टूटी हुई, इतनी हेल्पलेस लगी। उसके ब्रोस तुरंत उसे घेर कर पूछने लगे क्या हुआ। विवियन ने दर्द में अपने बाल पकड़ लिए। उसकी आवाज गिल से कांप रही थी। सब मेरी गलती है, मुझे वो बातें नहीं बोलनी चाहिए थी जिससे उसे गुस्सा आए। मुझे उसे अकेले ड्राइव करने नहीं देना चाहिए था। वो बस मुझसे नाराज था, इसलिए इतनी स्पीड में गाड़ी चला दी और एक्सीडेंट हो गया। तभी एक नर्स बाहर निकली। उसका एक्सप्रेशन ग्रिम था। पेशेंट का ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन ब्लड बैंक में शॉर्टेज चल रही है। इतना सुनते ही विवियन ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपना कोट उतारा, स्टेरल सर्जिकल क्लोथ्स पहने और सीधे ऑपरेटिंग रूम के अंदर चली गई। मिनट्स फिर आवर्स गुजरते गए। ऑपरेटिंग रूम के ऊपर जलती रेड लाइट आखिर धीरे धीरे बंद हो गई। डॉक्टर दोनों को बाहर लेकर निकला। पूरा ग्रुप तुरंत घेर कर खड़ा हो गया। डॉक्टर ने पसीना पोंछते हुए अनकॉन्शियस विवियन की तरफ देखा और इम्प्रेस्ड होकर 2 बार सिर हिलाया। लवर्स है ना दोनों? आजकल इतनी डिवोटेड लड़की मिलना रेयर है। मैं सबसे पीछे अकेला खड़ा था। ऊपर चमकती हॉस्पिटल लाइट्स को देखते हुए मेरे होठों से एक साइलेंट सिनिकल लाफ निकल गया। अगले दिन दोपहर तक विवियन को होश आया। उसकी कॉन्शियसनेस अभी पूरी तरह वापस भी नहीं आई थी, लेकिन उसके मुंह से निकला पहला सवाल था, चैट, उसकी सर्जरी ठीक हुई ना? वो कैसा है? उसे होश आया। उसकी पैनिक भरी हालत देखकर मैंने पूरी रात जागने के बाद बस धीरे से सिर हिला दिया। मेरी आवाज बैठ चुकी थी। डॉक्टर ने कहा जान का खतरा नहीं है, कुछ महीनों रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही विवियन के दिल पर रखा बड़ा पत्थर आखिर नीचे गिरा, लेकिन वो फिर भी शांत नहीं हुई। उसने ब्लैंकेट हटाया और इंसिस्ट करने लगी कि उसे खुद जाकर चैट को देखना है। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। आखिर नर्स आई, आईवी ड्रिप बदलने के बहाने उसे वापस बेड पर रोका। विवियन कुछ सेकंड्स तक उस बड़ी आईवी बैग को देखती रही, फिर उसकी आंखों में एंजाइटी चमक उठी। उसका पूरा दिल सिर्फ चैट की चिंता से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसकी नजर बेड साइड टेबल पर रखे फ्रूट बास्केट पर गई और जैसे उसे अचानक एक्सक्यूज मिल गया, बेन, कल मैंने चैट के पेरेंट्स को कॉल किया था, शायद वो हॉस्पिटल पहुंचने वाले होंगे। क्या तुम ये फ्रूट बास्केट उन्हें दे सकते हो और साथ में जाकर देख भी लेना वो कैसा है? मैं काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर बस एक सिंपल कहा। मैंने फ्रूट बास्केट उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। चैट का रूम बस एक फ्लोर ऊपर था। मैं नॉक करने वाला था, तभी नोटिस किया कि डोर पूरी तरह बंद नहीं था। डोर की हल्की सी गैप से मैंने अंदर देखा और अगले ही पल मेरा हाथ बास्केट पर कस गया। चैट किसी अननोन लड़की को हक किए खड़ा था। उसकी आवाज हनी की तरह मीठी हो चुकी थी। बेब, तुमने कहा था पेरेंट्स से मिलवाओगी, फिर अकेले क्यों आई? लड़की ने प्यार से जवाब दिया, लाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी सर्जरी अभी हुई है ना, टाइमिंग सही नहीं है। डिस्चार्ज होने दो, फिर तुम्हें घर लेकर चलूंगी, ओके? ये कॉन्वर्सेशन सुनते ही मेरी मुट्ठी कस गई। चैट की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी और वो रिलेशनशिप मीट द पेरेंट्स स्टेज तक पहुंच चुका था। तभी राउंड्स पर आया एक डॉक्टर डोर को पूरी तरह पुश करके खोल गया। अंदर बैठे दोनों लोग चौंक गए। चैट ने ऊपर देखा और सीधे मेरी आंखों से टकरा गया। उसका चेहरा इंस्टेंटली उतर गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस फ्रूट बास्केट नीचे रखा, पलटा और नीचे जाने लगा। लेकिन चैट अपने हाफ हील्ड बॉडी के बावजूद पीछे भागा और स्टेयरवेल में आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम विवियन को जाकर मेरी चुगली करने वाले हो? मैंने उसकी आंखों में फ्लैशिंग पैनिक देखा। फिर कोल्ड टोन में कहा, तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, फिर विवियन को क्यों स्ट्रिंग अलोंग कर रहे हो? उसे छोड़ क्यों नहीं देते? ये सुनकर चैट ने आईब्रो उठाई और अगले ही सेकंड उसका एरोगेंट एक्सप्रेशन वापस लौट आया। मुझे दोनों चाहिए, सेक भी से और बचाकर भी रखना है। दोनों को अपनी पाम पर घुमाने में मजा आता है। इतना भी समझ नहीं आता? मेरे चेहरे पर डिस्गस्ट साफ दिखाई दे रहा था। तुम उसके जेन्युइन फीलिंग्स को ऐसे कैसे ट्रैम्पल कर सकते हो? तो चैट हंस पड़ा। उसकी आवाज ब्रैगिंग एरोगेंस से भरी थी। मेरे पास वो चार्म है जिससे लोग मेरे लिए क्रेजी हो जाते हैं। विवियन जैसी एरस भी एक्सेप्शन नहीं है। क्या हुआ? जेलस हो? फिर वो मुस्कुराया। मान लो ना,
शायद मूड अच्छा हुआ तो कुछ ट्रिक्स सिखा दूं। उसकी अनबेरेबल एरोगेंस ने मुझे कुछ सेकंड्स के लिए स्पीचलेस कर दिया, लेकिन उसने मेरी चुप्पी को डर समझ लिया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और आखिर उसकी नजर मेरी वेडिंग रिंग पर टिक गई। तुम तो नोबडी हो, मुझसे ऐसे बात करने की औकात कहां से आई? फिर वो धीरे से हंसा। और हाँ, एक सीक्रेट बताऊं, मैं कभी विदेश गया ही नहीं था। बस उस रात 2 सीनियर्स के साथ इतना ड्रिंक कर लिया था कि अगले दिन उठ ही नहीं पाया। अगर विवियन ने चाइल्डिश टांट्रम नहीं मारा होता तो तुम्हें उसकी हस्बैंड बनने का चांस जिंदगी में कभी नहीं मिलता। इतने सालों से दबा हुआ गुस्सा आखिर फट पड़ा। मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैंने सीधा उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना भी हार्ड नहीं था, लेकिन चैड ने ऐसे एक्ट किया जैसे कैनन बॉल लग गई हो। वो ड्रामेटिकली पीछे गिरा और सीढ़ियों से लुढ़कता चला गया। मैं अभी शॉक में ही था कि तभी एलिवेटर खुला। विवियन बाहर निकली और बिना कुछ समझे उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। वो सीधा नीचे भागी और ब्रोकन एक्सप्रेशन के साथ ब्रूस चैड को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने गुस्से से भरी आंखों से मुझे घूरा। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उसे इतना जोर से क्यों मारा? चैड ने जानबूझकर अपने चेहरे पर पड़ा लाल हैंडप्रिंट दिखाया, फिर वीक एक्टिंग करते हुए बोला, फॉरगेट इट विवियन, बेन शायद जेलस हो गया। आखिर मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, मैं उसे ब्लेम नहीं करता। चलो यहाँ से चलते हैं। उसकी बस कुछ लाइंस ने मेरे गले में अटकी सारी बातें हमेशा के लिए दबा दी। विवियन का और डार्क होता चेहरा देखकर मुझे समझ आ गया, अब कुछ भी एक्सप्लेन करना यूजलेस है। मेरी साइलेंस उसकी नजरों में गिल्ट की कॉन्फर्मेशन बन चुकी थी। आखिर में उसने डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन के साथ चार्ट को उठाया और उसे सहारा देकर वहां से चली गई। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मुझे एचआर का कॉल आया, आपके पेपर वर्क रेडी है। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए और क्वाइटली पैकिंग शुरू कर दी। हर दिन डेस्क पर रखा कैलेंडर फाड़ता गया और देखते ही देखते कोई पेज बाकी नहीं बचा। साल खत्म होने वाला था और मैं वो शहर छोड़ने वाला था जहां मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। इस पूरे वीक में विवियन एक बार भी घर नहीं लौटी, लेकिन चड रोज मैसेजेस भेजता रहा। हर दिन नए प्रोवोकेटिव फोटोज, नए वीडियोस। काउंटडाउन के 7th डे पर उसने एक वीडियो भेजा। विवियन आधी नील होकर फ्लोर पर बैठी थी और उसके काफ की मैसेज कर रही थी। उसके हाथों की मूवमेंट्स बेहद जेंटल थी। वीडियो देखते हुए मैंने पिछले 3 सालों में उसके लिए खरीदी हर चीज सीधा ट्रैश में फेंक दी। काउंटडाउन के 5th डे पर उसने कुछ फोटोज भेजी। विवियन ज्वेलरी बॉक्स लेकर आई थी और उसके फिंगर में नई रिंग पहना रही थी। मैंने कैजुअली हमारी वेडिंग फोटो उठाई, तोड़ी और फायरप्लेस में फेंक दी। काउंटडाउन के 3rd डे पर उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी। विवियन सोते हुए उसका नाम बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज डीप और सिंसियर थी। उसी रात मैंने शादी के बाद विवियन से मिले सारे गिफ्ट्स पैक किए और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को भेज दिए। जो विला कभी मुझे घर लगता था वो धीरे धीरे खाली होने लगा। मेरी सारी बिलोंगिंग्स नीटली बॉक्सेस में बंद हो चुकी थी। स्टाफ मेरी ये ब्रूटल सर्विस देखकर नर्वस हो गया था। वो बार बार पूछते, सर आखिर हो क्या रहा है? और मैं हर बार हल्की स्माइल के साथ जवाब देता, बस डिवोर्स हो रहा है। लेकिन मिस ने एग्री किया, मुझे नहीं पता। मैंने धीरे से कहा, लेकिन अगर विवियन अभी डिवोर्स एग्रीमेंट देख लेफ्टिनेंट, शायद सबसे ज्यादा खुश वही होगी। आखिर उसका दिल पूरी तरह चर्च से भरा हुआ है। काउंटडाउन के 2nd लास्ट डे पर चर्च ने फिर मैसेज भेजा। इस बार कैमरा विवियन पर नहीं था बल्कि उसके पेरेंट्स पर था। फोटो में तीनों उसके हॉस्पिटल बेड के आसपास खड़े हंस रहे थे जैसे फैमिली फोटो हो। लेकिन ये देखकर भी मेरे अंदर कुछ फील नहीं हुआ। मैंने रिप्लाई नहीं किया। इंस्टेड मैंने कॉन्टैक्ट्स खोलकर चैड, विवियन और उनसे जुड़े हर इंसान को डिलीट कर दिया। मेरे जाने वाले दिन उस साल की पहली स्नो गिरी। मैंने रात भर पैक की हुई डायरीज और वो अनसेंट लव लेटर्स उठाए और गार्डन में चला गया। फायरलाइट मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और मेरी टीनेज क्रश की सारी रिटन मेमोरीज आग में जल रही थी। मैंने ऊपर गिरती स्नोफ्लेक्स को देखा और धीरे से सोचा, इन राख को पूरी तरह ढकने में स्नो को कितना टाइम लगेगा। मैं उसी थॉट में खोया हुआ था, तभी भारी गेट अचानक खुला। कई दिनों बाद विवियन वापस लौटी। उसने गार्डन में स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठे मुझे देखा, फिर बिना कुछ बोले अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो वापस बाहर आई और मेरे पास रुक गई। उन लाइट पिंक एनवेलोप्स को देखकर उसे रियूनियन वाला लेटर याद आ गया। इतने दिनों से जमा उसका गुस्सा आखिर थोड़ा सॉफ्टन हुआ। मैं लेटली बहुत बिजी थी। उसने धीरे से कहा, बस कुछ दिन और दे दो, सब फिनिश करके हम प्रॉपर्ली बैठकर बात करेंगे, ओके? मैंने उसकी तरफ देखा और हल्का सा हंस पड़ा। डिवोर्स की बात, मेरी आवाज डिटैच थी। जरूरत नहीं, जो तुम चाहती थी वो मैं तुम्हें 1 महीने पहले ही दे चुका हूँ। विवियन कंफ्यूज हो गई। क्या चीज? तुम क्या बोल रहे हो? वो और पूछती। उससे पहले उसका फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। उसने मैसेजेस खोले और अगले सेकंड उसकी आंखें स्माइल में कर्व हो गई। उसका एक्सप्रेशन देखकर मैंने आखिरी लव लेटर्स भी आग में फेंक दिए और धीरे से खड़ा हो गया। मेरी टॉल शैडो ने पीछे जलती फ्लेम्स को पूरी तरह ढक लिया। जब तक विवियन रिप्लाई करके वापस मुड़ी, तब तक सारे लेटर्स राख बन चुके थे और वो पूरी तरह भूल चुकी थी कि अभी वो मुझसे क्या पूछने वाली थी। मैं पर्सनली उसे दूर तक छोड़ने गया और उसके लिए कार दूर खोला। ठंडी हवा का झोंका आया। मुझे हल्के कपड़ों में देखकर उसने कहा, अंदर चले जाओ, ओ कोल्ड लग जाएगी। लेकिन मैं जानबूझकर वहीं खड़ा रहा, उसे जाते हुए देखने के लिए। कार विंडो के पीछे बैठी विवियन ने मुझे हाथ उठाकर वेव करते देखा। मैंने धीरे से कुछ कहा भी, लेकिन वो सुन नहीं पाई। उसने बस यही सोचा होगा कि हमेशा की तरह सेफ ट्रिप बोल रहा हूँ। आखिर पिछले 3 सालों में वो ये रिमाइंडर काउंटलेस टाइम सुन चुकी थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया। कार स्टार्ट हुई और जल्दी मेरी नजरों से गायब हो गई। मैं काफी देर तक अकेला स्नो में खड़ा रहा, फिर धीरे से अपने रूम में वापस गया। कोट पहना, लगेज उठाया और नीचे उतर आया। अब स्नो और हैवी हो चुकी थी। मेरे सिर पर गिरती सफेद बर्फ दूर से बिल्कुल सफेद बालों जैसी लग रही थी। विला के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। अंदर बैठने से पहले मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और वो वर्ड्स दोबारा कहे जो विवियन सुन नहीं पाई थी। गुड बाय जिंगबे, गुड बाय विवियन। और उसी वक्त विवियन सीधा हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। आज चड का डिस्चार्ज डे था। कल रात चड बार बोल रहा था कि उसे अपने चाइल्डहुड फोटोज देखने हैं, इसलिए विवियन स्पेशली घर वापस गई थी। जैसे ही वो भारी फोटो एल्बम वाला बैग लेकर एलिवेटर की तरफ बढ़ी, उसकी शोल्डर एक अननोन वुमन से हल्के से टकरा गई। उसी पल विवियन को एक फैमिलियर परफ्यूम की स्मेल महसूस हुई, वही सेंट जो चैड का फेवरेट था।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो औरत अभी अभी उसी के रूम से निकल कर आई थी। विवियन के मन में इंस्टेंटली सस्पिशन उठा, क्या ये उसकी फ्रेंड है? लेकिन एलिवेटर जल्दी आ गया, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे 7th फ्लोर का बटन दबा दिया। चड ने उसे देखते ही ब्राइट स्माइल दी। दोनों फोटो एल्बम खोलकर बैठ गए और चाइल्डहुड मेमोरीज याद करने लगे। पास्ट की बातें करते करते विवियन धीरे धीरे बाकी सारी चीजें भूल गई। दोपहर तक चड के पेरेंट्स भी उसे लेने हॉस्पिटल पहुंच गए। विवियन को देखते ही उन्होंने तुरंत थैंक यू कहना शुरू कर दिया। विवियन ने भी जल्दी से कोर्टेसी रिटर्न की। उसकी टोन बेहद हम्बल थी। चड हर्ट हुआ, इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उसकी केयर करना तो मिनिमम था। सुनते ही चड ने जेंटली उसका हाथ थपथपाया। मैंने कहा ना विवियन, एक्सीडेंट में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। कल ही मैंने पेरेंट्स को सब एक्सप्लेन कर दिया। प्लीज खुद को ब्लेम करना बंद करो। मदर चड ने भी तुरंत सिर हिलाया। सालों से हम दोनों वर्क में बिजी रहे, अगर तुम उसका ध्यान न रखती तो पता नहीं वो किस हालत में होता। एक्चुअली थैंक यू तो हमें तुम्हें कहना चाहिए। फिर उन्होंने चड को हल्के से विवियन की तरफ धकेला। अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो और विवियन की अपनी फैमिली भी है। चड अभी भी इमेच्योर है, बार बार तुम्हें परेशान करता रहता है। इसे दिल पर मत लेना। हम इसे प्रॉपर्ली डिसिप्लिन करेंगे ताकि फ्यूचर में ये तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। हॉस्पिटल रूम का एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। विवियन तुरंत उनके हिडन मीनिंग को समझ गई। उसकी सांस एक सेकंड के लिए अटक गई, फिर उसने खुद को संभाल लिया। उसके होठों की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई और बस पॉलाइट स्टिफनेस बची। चड का एक्सप्रेशन भी बदला, लेकिन उसने ऐसे एक्ट किया जैसे उसे अपनी माँ की बात समझ ही नहीं आई। वो हंसते हुए बोला, ओ कम ऑन, विवियन और मैं साथ बड़े हुए हैं, इसमें बॉदर करने वाली क्या बात है? उसने तो मुझे खुद घर छोड़ने का प्रॉमिस किया है। विवियन ने सिर उठाया, जवाब देने ही वाली थी, लेकिन तभी उसकी नजर दोनों एल्डर्स की मीनिंगफुल गेजे से टकरा गई। अगले ही पल उसके होठों पर घूमते वर्ड्स बदल गए। हमने डिसाइड तो किया था, लेकिन अभी सेक्रेटरी का मैसेज आया है, कंपनी में इमरजेंसी है। वैसे भी आप लोग आ गए हैं, तो अब मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर वो बिना और रुके पलट गई, लेकिन उसने कुछ स्टेप्स ही लिए थे कि मदर चैड ने उसे रोका और फोटो एल्बम उसकी तरफ बढ़ा दिया। विवियन, पास्ट में चैड ने तुम्हें हर्ट किया था। उस वक्त वो इमैच्योर था, उसे ट्रू लव की वैल्यू समझ नहीं थी। लेकिन अब भी उस बात को दिल में मत रखो। अपने बचपन से जानने वाली आंटी को इतने अपॉलोजेटिक एक्सप्रेशन के साथ देखकर विवियन ने हल्का सा सिर हिलाया। आंटी, मैं पास्ट छोड़ चुकी हूँ, मैं चैड से नफरत नहीं करती, आप चिंता मत कीजिए। मदर चैड ने रिग्रेट भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। असल में ब्लेसिंग चैड के पास नहीं थी और शायद तुम दोनों की फेट में हस्बैंड वाइफ बनना लिखा ही नहीं था। लेकिन तुम्हारी मदर बता रही थी कि जिस लड़के से तुमने शादी की वो बहुत फीलियल है, बहुत सेंसिबल है और तुम्हारा बहुत ध्यान रखता है। तुम्हें उसे चेरिश करना चाहिए। वही इंसान तुम्हारी सिंसियरिटी डिजर्व करता है। वही इंसान तुम्हारे साथ बूढ़ा होगा। विवियन जानती थी कि मदर चैड जेन्युइनली अच्छा चाहती है और वो खुद भी साफ जानती थी कि उसकी और चैड की कहानी उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन उसने गुस्से और स्पाइट में आकर किसी और से शादी करने का फैसला लिया था। पिछले 3 सालों में उसने कोशिश की थी कि पास्ट भूल जाए और बेन के साथ अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन आखिर चैड वो इंसान था जिसे उसने 18 साल तक प्यार किया था। इतनी आसानी से लेट गो बोल देने से फीलिंग्स खत्म थोड़ी हो जाती हैं। इसलिए जब चैड विदेश से वापस आया और बार बार उसके पास लौटने लगा, तो आखिर विवियन का दिल सॉफ्ट हो गया। उसने खुद को समझाया, अगर लवर्स नहीं बन सकते तो कम से कम फ्रेंडशिप तो बची रह सकती है। इसी सोच के साथ वो बार बार उसकी तरफ वापस जाती रही। सच तो यह था कि जब भी चैड बोलता कि वो अभी भी उससे प्यार करता है, विवियन का दिल एक पल के लिए जरूर फ्लटर करता था, लेकिन वो फीलिंग्स बस हवा की तरह थी जो लेक की सरफेस पर हल्की रिपल्स बनाकर गायब हो जाती। हर बार जब वो फिर से उसमें डूबने लगती, तभी उसे बेन याद आ जाता, उसका हस्बैंड, और फिर उसे लगता जैसे वो किसी एंडलेस मेज में फंस गई है जहां एग्जिट दिख ही नहीं रहा। लेकिन आज ये बातें सुनने के बाद उसके अंदर जैसे अचानक क्लैरिटी आ गई। उसे सुबह का वो सीन याद आया, हेवी स्नो और बेन का उसे तब तक देखते रहना जब तक उसकी कार नजरों से गायब नहीं हो गई थी। उसी याद के साथ विवियन के दिल में अचानक वार्मथ भर गई। उसने डीपली बाउ किया और बेहद सिंसियर आवाज में कहा, थैंक यू आंटी, ये सब स्पेसिफिकली मुझे बताने के। अब मुझे समझ आ गया। हॉस्पिटल छोड़ने के बाद विवियन सीधे अपने फैमिली हाउस गई। उसकी मदर उसे स्टडी रूम में ले गई। उनका एक्सप्रेशन अनयूजुअली सीरियस था। जब तुम्हारी शादी हुई थी तब मुझे लगता था बेन की फैमिली तुम्हारे बराबर नहीं है, इसलिए मुझे उससे काफी शिकायतें थी। लेकिन पिछले 3 सालों में उसने जिस तरह तुम्हारा ध्यान रखा, घर परफेक्टली मैनेज किया और हमारा भी इतना ख्याल रखा, धीरे धीरे मेरी सारी ग्रीवेंसेस खत्म हो गई। तुम अब बच्ची नहीं रही हो। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके लिए मैं तुम्हें बार बार लेक्चर नहीं देना चाहती, लेकिन पास्ट को पास्ट रहने दो, उसे पकड़कर मत बैठो। लोगों को पहचानने में तुम्हारी नजर हमेशा अच्छी रही है। तुमने एक अच्छा हस्बैंड चुना है। अब सेटल डाउन होने और अच्छी जिंदगी जीने का टाइम आ गया है। विवियन की मदर की आवाज हमेशा की तरह काम थी, लेकिन आज उसमें अनयूजुअल वार्मथ थी। मैरिज डेटिंग जैसी नहीं होती, ये स्लो कुक पॉरेज की तरह होती। पेशेंस चाहिए, एंड्योरेंस चाहिए। तुम और बेन शादी से पहले प्यार में नहीं थे और तुम दोनों अभी इतने यंग भी हो, इसलिए बहुत सारी चीजें टाइमली और क्लियरली कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग साइलेंटली जमा होती रहती। समझ रही हो ना? विवियन कुछ सेकंड्स तक चुप रही। शायद उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसकी हमेशा स्टोइक रहने वाली मदर उससे इतनी हार्टफेल्ट बातें करेंगी, लेकिन वो जानती थी उनकी हर बात सही थी। उसने रिस्पेक्टफुली सिर झुका दिया। यस मॉम, अब मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। उसकी मदर ने सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाया। फिर उन्होंने ड्रॉवर खोला
और एक छोटा बॉक्स निकालकर उसके सामने सरका दिया। ये ब्रेसलेट तुम्हारी ग्रैंडमदर ने मुझे मेरी शादी के समय दिया था, अब इसे बैन को दे देना। विवियन ने बॉक्स खोला, अंदर रखा इंपीरियल ग्रीन जड़े बैंगल देखते ही उसकी आंखों में डिसबिलीफ चमक उठा। उसकी उंगलियां बॉक्स के किनारों पर धीरे से कस गईं। उसे साफ याद था 3 साल पहले की वो शादी जिसने पूरे शहर में अपरोर मचा दिया था। उस दिन चार्ड ने फोन पर सभी गेस्ट्स के सामने अनाउंस कर दिया था कि शादी कैंसिल हो गई है। दोनों फैमिलीज के रिलेटिव्स के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए थे। लोग विस्पर करते हुए वेन्यू छोड़कर जाने लगे और वो अकेली स्टेज पर खड़ी रह गई थी। उसका दिल उस वक्त पूरी तरह राख बन चुका था। उसने माइक्रोफोन कसकर पकड़ लिया था। उसके अंदर इतने सालों का दबा, गुस्सा, ह्यूमिलिएशन, हार्ट ब्रेक सब एक्सप्लोड होने वाला था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि अगले सेकंड क्या बोलने वाली है, लेकिन तभी बेन खड़ा हुआ था। पैनिक में ब्राइड्समेड्स उसे बैकस्टेज की तरफ धकेल कर ले गई थी और कुछ मिनट्स बाद वो फिर से उसकी नजरों के सामने आ गया था। तभी वेडिंग मार्च बजते ही वो जैसे रियलिटी में वापस आई। उसे याद आया कैसे वो थोड़ा ओवरसाइज सूट पहनकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्टेप बाय स्टेप उसकी तरफ वॉक कर रहा था। नीचे बैठे हजारों लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, कुछ मॉक कर रहे थे, कुछ गॉसिप कर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर ना फियर था, ना हेजिटेशन। जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो फिर भी उसे फर्क ही ना पड़ता हो। शायद उसी अनवेवरिंग वाइब का असर था कि विवियन का सुन्न पड़ चुका दिल भी थोड़ा रेकलेस करेज फील करने लगा। उसे अपने ग्रूम का नाम तक नहीं पता था, फिर भी उसने अंदर ही अंदर एक साइलेंट प्रॉमिस किया जिसने उसकी लाइफ के डार्केस्ट फेज में उसका हाथ पकड़ा। वो पूरी जिंदगी उस इंसान को कभी हर्ट नहीं करेगी, कभी बिट्रे नहीं करेगी। विवियन ने ब्रेसलेट बॉक्स वापस रखने के लिए खोला, लेकिन बंद करने से ठीक पहले उसकी नजर अंदर पड़े एक डॉक्यूमेंट फोल्डर पर गई। वो हल्का सा कॉन्फ्यूज हुई, ये यहाँ कब रखा गया? उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ रिकॉल नहीं हुआ। वो फोल्डर निकालकर पढ़ने ही वाली थी कि तभी चैट का कॉल आ गया। विवियन, मॉम डैड निकल गए, मेरे दोस्तों को पता चला कि मैं डिस्चार्ज हो गया हूँ, तो वो सेलिब्रेशन पार्टी थ्रो करना चाहते हैं। तुम फ्री हो क्या? आ जाओ ना, चिल करेंगे। इस बार विवियन ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसे सीधे रिजेक्ट कर दिया। चैट की टोन इंस्टेंटली नीचे गिर गई, जैसे अभी वाइनिंग शुरू करने वाला हो। लेकिन विवियन ने मीटिंग का एक्सक्यूज देकर कॉल कट कर दिया। कॉल खत्म होते ही उसने कंपार्टमेंट बंद किया और घर की तरफ ड्राइव करने लगी। आज विला अजीब तरह से साइलेंट था। यूजुअली यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ नॉइज रहती थी, लेकिन आज सब डेड काम लग रहा था। विवियन ने चारों तरफ देखा और अचानक रियलाइज किया कि लिविंग रूम से काफी चीजें मिसिंग थी। महीनों पहले कॉफी टेबल पर छोड़ा उसका हेयर क्लिप, डाइनिंग टेबल पर रखा वाटर कप, सोफा के थ्रो पिलोस सब गायब थे। ये सब छोटी छोटी चीजें थीं जो बेन ने खरीदी थी। पहले शायद वो नोटिस भी ना करती, लेकिन आज समहाउ उसे सब कुछ रॉन्ग फील हो रहा था। उसने बटलर को बुलाकर पूछा कि घर से इतनी चीजें कहाँ गई। बूढ़े बटलर ने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, मास्टर ने सब फेंक दिया। उसने विवियन के चेहरे की तरफ देखा, फिर थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोला, मिस, क्या आप सच में मास्टर के साथ डिवोर्स चाहती हैं? लेकिन सेंटेंस पूरा होने से पहले ही उसका फोन फिर बज उठा। विवियन, बाहर इतनी हैवी स्नो हो रही है, तू डेफिनेटली घर में स्टक होगी। कितने टाइम से हमारे साथ पार्टी नहीं की, चल ना ड्रिंक्स पर चलते हैं। उसके बेस्टीज प्रैक्टिकली दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस आए और बिना कुछ सुने उसे हाथ पकड़कर बाहर खींच ले गए। बटलर जो डाइवोर्स बोलने वाला था वो वर्ड उसके गले में ही अटक गया। टेक्निकली वो लोग ड्रिंक्स के लिए गए थे, लेकिन विवियन की खराब हेल्थ को देखते हुए उसके दोस्तों ने उसे सिर्फ वाटर ही दिया। वो चुपचाप बैठकर बाकी सबको ड्रिंकिंग गेम्स खेलते देख रही थी। उसने 2 सिप पानी पिया, फिर फोन निकालकर बेन का कॉन्टैक्ट ओपन किया। उसने मैसेज टाइप करना शुरू किया, आज बाहर गए थे क्या? कहाँ हो? कितने बजे वापस आओगे? एड्रेस भेजो, मैं बाद में लेने आ जाऊंगी। स्नो की वजह से रोड स्लिपरी है, गिर मत जाना। लेकिन सेंड दबाने से पहले ही उसके एक फ्रेंड का फोन कॉल खत्म हुआ और उसका चेहरा एकदम पेल पड़ गया। उसने तुरंत विवियन का हाथ पकड़ा और पैनिक भरी आवाज में बोली, चलो जल्दी चलो, वेन्यू चेंज। बाकी सब कंफ्यूज होकर उसे देखने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि कहीं जूसी ड्रामा चल रहा है, सब इंस्टेंटली एक्साइटेड हो गए और कार्स में बैठ गए। पूरे रास्ते सब पूछते रहे कि आखिर जा कहाँ रहे, लेकिन वो लड़की बस बार बार विवियन की तरफ अजीब नजरों से देखती रही। डेस्टिनेशन एक ऐसा बार था जहां वो पहले कभी नहीं गए थे। कार से उतरने से पहले उसने विवियन को आगे धक्का दिया और वियर्डली क्रिप्टिक टोन में बोली, विवियन, कुछ रूमर्स मैं काफी टाइम से सुन रही हूँ। बहुत रोका खुद को, लेकिन अब और नहीं। अंदर अगर कुछ दिखे तो मुझे ब्लेम मत कर, मैं ये सब तेरे ओन गुड के लिए कर रही हूँ। उसकी सीरियस टोन सुनते ही विवियन के चेहरे की स्माइल पूरी तरह गायब हो। उसने सामने वाले डूर को देखा, डीप ब्रेथ ली और उसे पुश कर दी। अगले सेकंड बार के अंदर का पूरा सीन सबकी आंखों के सामने क्लियर हो गया। मैं हॉल ब्राइट लाइट से चमक रहा था, हर कोई डेफनिंग म्यूजिक में खोया हुआ। स्टेज के सेंटर पर स्पॉटलाइट पड़ रही थी, जहां एक कपल बेहिसाब पाशन के साथ मेक आउट कर रहा था। दूरी होने के बावजूद विवियन ने चैड को एक ही नजर में पहचान ली। वो एक फ्लर्टेशियस लड़की को अपनी तरफ कसकर पकड़े हुए था। लड़की के चेहरे पर वियर्ड स्मग स्माइल थी और चैड के हाथ उसकी बैक पर फ्रीली रोम कर रहे थे। उसका पूरा वाइब उस क्विर की एरोगेंट यंग मास्टर से बिल्कुल अलग था, जो वो नॉर्मली प्रिटेंड करता था। दूर पर खड़ी 7-8 लड़कियां एकदम साइलेंट हो। उस साइलेंस के बिल्कुल ऑपोजिट था अंदर का क्राउड, जो हर सेकंड और लाउड चीयर कर रहा था। ब्रो डिस्चार्ज होते ही फुल वाइल्ड मोड में चला गया। आधे घंटे से किस कर रहे हैं, सांस नहीं रुक रही क्या इनकी? अरे डीपली इन लव कपल है, जेलस मत हो। चैड इस लड़की को हाफ ईयर से डेट कर रहा है ना, अभी तक बोर नहीं हुआ? तुम लोग चैड को समझ ही नहीं सकते, वो बस टाइम पास करता है। विवियन को देख लो, 3 साल पहले डंप किया था, फिर भी मूड आते ही उसे डॉग की तरह वापस बुला लेता है। चैड के दोस्त को इतना बकवास बोलते सुनते ही विवियन की बेस्टीज का दिमाग लिटरली फट गया। वो लोग ये इंसल्ट बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाए। सबने क्राउड को धक्का देकर रास्ता बनाया और सीधे अंदर घुस गए। एक लड़की तुरंत म्यूजिक बंद करने भागी, दूसरी ने जाकर मैं लाइट्स ऑन कर दी।
बाकी लड़कियां स्टेज पर चढ़ गईं और उस चिपके हुए कपल को जबरदस्ती अलग खींच दिया। अचानक हुए इस इंटरप्शन ने पूरी पार्टी वाइब डिस्ट्रॉय कर दी। चढ़ जैसे अचानक रियलिटी में वापस आया। उसने उन लोगों को घूर कर देखा जो पता नहीं कहां से अचानक टपक पड़े थे। उसका चेहरा इंस्टेंटली अगली हो गया। उसने जल्दी से चारों तरफ नजर दौड़ाई और विवियन को ना देखकर अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। फिर उसने इरिटेट होकर कहा, तुम लोगों को इस जगह के बारे में पता कैसे चला? मैंने इनवाइट नहीं किया था। यहाँ क्या कर रहे हो? लड़कियां पहले से ही गुस्से में थी। ये सुनते ही तुरंत पलट कर चिल्लाई, बाहर है, कोई प्राइवेट किंगडम नहीं। तू आ सकता है तो हम क्यों नहीं? गोल्डन इनविटेशन चाहिए क्या? क्या बात है? नई गर्लफ्रेंड को हनीमून पर लाया है। डर लग रहा है कि हम देख लेंगे और जाकर विवियन को बता देंगे। चड अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड के सामने इंसल्ट नहीं खाना चाहता था। उसका ईगो सीधे सिर पर चढ़ गया और बिना सोचे वो पलट कर बोला, डर? मुझे किस बात का डर होगा? मैं बस डेट कर रहा हूँ। क्या मुझे इस बात से डरना चाहिए कि विवियन को पता चल जाएगा? वो खुद एक मैरिड वुमन है। अब क्या एक्स गर्लफ्रेंड पुलिस बनकर घूमेगी? उसके इतना बोलते ही उसके ब्रो जोर जोर से क्लैप करने लगे और सीटी मारकर हाइप क्रिएट करने लगे। उनके मॉकिंग चेहरे देखकर चैड के अंदर इंस्टेंटली अलार्म बज गया। ओ क्रैप, उसे फील हो गया कुछ गड़बड़ है। वो सिचुएशन समझने वाला था कि लड़कियों ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। इतने टाइम से लिंगरिंग फीलिंग्स वाला एक्ट कर रहा था और आज फाइनली फॉक्स की टेल बाहर आएगी। अब एक्टिंग बनकर चड हाफ ईयर से दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है, फिर भी विवियन को साइड ऑप्शन की तरह रखना चाहता है। ये सुनते ही चर्ड की गर्लफ्रेंड भी समझ गई कि मामला कुछ ज्यादा मैसी है। उसका चेहरा तुरंत डार्क पड़ गया। चर्ड को उम्मीद नहीं थी कि आज सब एक्सप्लोड हो जाएगा। उसे समझ आ गया था कि चीजें हाथ से निकल चुकी, इसलिए उसने सोचना बंद किया और बस उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। क्या उसने शेमलेस की वापस आने की भीख नहीं मांगी थी मुझसे? मैं उससे नफरत करता हूँ। आखिर मैं उसे क्यों कीप करूं? वो स्ट्रेट डॉग की तरह मेरे पीछे चिपकी रहती है, हटाने पर भी नहीं हटती। मैं तो 3 साल पहले ही उससे बोर हो गया था, इसलिए जानबूझकर भाग गया था। विदेश जाना बस एक्सक्यूज था। अभी मैं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को लाइक करता हूँ। कई लोगों के एक साथ सवाल करने पर भी चाड़ पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो एरोगेंट पीकॉक की तरह गर्दन ऊंची करके बोला, ऑफ कोर्स अगर विवियन खुद यहाँ आ जाए ना, तभी मैं अपने एक वर्ड से पीछे नहीं हटूंगा। ये गारंटी सुनते ही अचानक कोई कुछ नहीं बोला। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ मीनिंगफुली देखा, फिर सिंक्रोनाइज तरीके से साइड हट गई और बीच में रास्ता बना दिया। उनका ऐसा मूवमेंट देखकर चार्ट की राइट आईलेट बुरी तरह ट्विच करने लगी। उसने धीरे से सिर घुमाया और दूर के पास खड़ी उस फैमिलियर फिगर को देखा। अगले सेकंड उसका बेचैन दिल जैसे बर्फ के गहरे अबैस में गिर गया। नीचे खड़े बाकी लोग भी पीछे मुड़कर देखने लगे। 3 साल बाद विवियन एक बार फिर सबकी अटेंशन का सेंटर बन गई थी, लेकिन लोगों ने उसके चेहरे पर जो इमोशंस एक्सपेक्ट किए थे वो वहां थे ही नहीं। ना एंगर, ना हार्ट ब्रेक, ना ह्यूमिलिएशन, सिर्फ एक अजीब कामनेस, जैसे कोई इंसान फाइनली स्टॉर्म सर्वाइव करके बाहर निकल आया हो, जैसे किसी लॉन्ग ड्रामा का फाइनल कर्टन गिर चुका हो। भीड़ के बीच खड़ी विवियन स्टेज पर खड़े उस आदमी को देख रही थी जिससे उसने सालों तक प्यार किया लेकिन कभी पा नहीं सकी। वही ग्रूम जिसने उसे ऑल्टर पर छोड़ दिया था, लेकिन इस मोमेंट में वो उसे पूरी तरह स्ट्रेंजर लग रहा था, जैसे वो पहली बार उसे देख रही हो। डिस्पाइट उसे 18 सालों से जानने के बाद भी चारों तरफ विस्पर्स गूंज रहे थे, लेकिन विवियन की आवाज काम और इंडिफरेंट थी। मैंने तुम्हारी हर एक बात साफ साफ सुन ली, थैंक्स। कम से कम आज तुमने झूठ बोलना कंटिन्यू नहीं किया, फाइनली ट्रूथ बोल ही दिया। उसकी आवाज में कॉन्फ्रंटेशन नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे वो बस मौसम की बात कर रही हो। उसे ऐसे देखकर स्टेज पर खड़ी लड़कियों को अचानक 3 साल पुराना वो सीन याद आ गया जब बेन पहली बार उनके सामने आया था। उसकी एक्सप्रेशन भी बिल्कुल ऐसी ही थी, उसका टोन भी ऐसा ही था, उसकी डिक्लेरेशन भी, आई एम करंटली सिंगल, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारा ग्रूम बन सकता हूँ। विवियन ने कामली पूरे क्राउड के सामने अनाउंस किया था। फिर उसने धीरे से नजरें नीचे कर ली। उसके लिप्स के कॉर्नर्स पर हल्की सी स्माइल आई। उसे बेन याद आ गया, लेकिन सिर्फ इसी मोमेंट में वो सच में समझ पाई कि उस दिन बेन पर कितना प्रेशर रहा होगा, उसे कितना केयरफुल रहना पड़ा होगा। इतना कम बोलने वाला इंसान सिर्फ उसके लिए इतना सब करने को तैयार था, और उसे बेन के उस बर्निंग लव को समझने में पूरे 3 साल लग गए। थैंकफुली अभी भी देर नहीं हुई थी। विवियन ने उन वर्थलेस लोगों पर एक सेकंड भी और वेस्ट नहीं किया। वो तुरंत मुड़ी और बिना हेजिटेशन के बाहर चली गई। उसके कदम पहले से ज्यादा फर्म थे। कार में वापस बैठकर विवियन ने अपना फोन अनलॉक किया और वो इनसेंट मैसेज खोला। उसने आखिरकार सेंड दबा दिया, लेकिन अगले ही सेकंड ब्राइट स्क्रीन पर चमकता हुआ रेड एक्सक्लेमेशन मार्क देखकर उसकी